अस्सलामुअलैकुम। यूके वालों, यूके गवर्नमेंट ने नेशनलिटी के हुसूल की जो शराइत होती हैं उसमें मज़ीद सख्ती का ऐलान कर दिया है। ये सख्तियाँ हैं क्या, नए कवानीन क्या हैं नेशनलिटी हासिल करने के, आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूके ने नेशनलिटी हासिल करने के लॉज में एक बार फिर सख्ती कर दी है, टाइटन्स कर दी हैं लॉ। अब हर वो शख्स जो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देगा, उसके फाइनेंशियल मामलात, इमिग्रेशन हिस्ट्री और यूके गवर्नमेंट जो आपको बेनिफिट्स दे रही है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड की तफसीली जांच करेगी। यानी सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हर मालूमात को बारीक बीनी से यूके गवर्नमेंट देखेगी। इस नई पॉलिसी के बाद हज़ारों इमिग्रेंट्स में तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि मामूली सी गलती भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सबब बन सकती है। आज मैं इस वीडियो में आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। नए जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ब्रिटिश नेशनलिटी या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए पहले आपको मुस्तकिल रहाइश का इजाज़तनामा यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का ज़रूरी होना चाहिए। इसके साथ कम अज़ कम 10 साल बरतानिया में मुसलसल रेजिडेंस भी लाजमी करार दी गई है, जबकि आखिरी 12 माह तक लीगल तौर पर आपको मुस्तकिल हैसियत होना आपकी ज़रूरी है जब आप अप्लाई करें नेशनलिटी। अगर कोई शख्स ब्रिटिश शहरी से शादीशुदा हो, उसके लिए बाज़ शराइत में फ़्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और उसे निस्बतन कम इंतज़ार करना पड़ सकता है। एप्लीकेंट जो है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। इसके साथ ये भी साबित करना होगा आपको कि वो एप्लीकेशन देने से 5 साल या 10 साल पहले भी बरतानिया में मौजूद था। मज़ीद ये कि आपकी इंग्लिश और वेलिश या स्कॉटिश ज़बान की जो बेसिक एक्सपर्टीज़ होती हैं और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना लाजमी है। यूके गवर्नमेंट इस बात का भी जायज़ा लेगी कि आया एप्लीकेंट जो है फ्यूचर में बरतानिया में रहने का परमानेंटली इरादा रखता है या नहीं, और इसका जो कैरेक्टर है वो काबिल एतमाद है या नहीं। अब सबसे अहम शर्त इसमें जो है गुड कैरेक्टर की है, अच्छे किरदार की है। ब्रिटिश हुकाम जो हैं सिर्फ मुद्दत क़याम नहीं देखते, बल्कि ये भी जांचते हैं कि इन सालों में जो लॉज हैं उनकी कितनी पाबंदी की गई है, आप पे कितने फ़ाइन्स हुए हैं, कितने कवानीन आपने तोड़े हैं। अगर किसी शख्स पर टैक्स फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंटेशन, इलीगल मुलाजमत, गलत मालूमात या हुकूमती बेनिफिट्स के गलत इस्तेमाल का रिकॉर्ड हुआ तो उसकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो सकती है। आर्जी या आपकी जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रखने वालों के लिए भी जो रूल्स हैं मज़ीद सख्त हो गए हैं। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो लीगली तौर पर बरतानिया में मुकीम रहे हैं 10 साल तक, और इस दौरान अपनी उन्होंने जो जॉब्स की हैं, एम्प्लॉय जहाँ रहे हैं, एजुकेशन या उनका जो जायज़ माली तरीके से वो अब उन्होंने ज़राए से कमाए हैं, जो भी तफसील से चेक करी है। यूनिवर्सल क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट्स, बच्चों के अलाउंस जो हैं, चाइल्ड बेनिफिट, कौंसल टैक्स डिस्काउंट्स या दीगर यूके गवर्नमेंट की सहूलत की मुकम्मल तफसील आपसे तलब की जाएगी। अगर किसी ने भी गलत मालूमात दी या अपनी इनकम छुपाई तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने इमिग्रेशन में भी कोई झूठ बोला है तो भी कार्रवाई हो सकती है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान डाटा शेयरिंग जो है बढ़ा दी गई है। टैक्स अथॉरिटीज़ हों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हों, लोकल कौंसल्स हों और इमिग्रेशन हुकाम, सब एक दूसरे से मालूमात का तबादला कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। अगर किसी के रिकॉर्ड में कोई भी तज़ाद पाया गया तो इससे वजाहत देनी होगी और बाज़ सूरतों में आपकी एप्लीकेशन फौरी तौर पर मुस्तरद भी हो सकती है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत श्रीलंका, कई एशियाई ममालिक या अफ्रीका से आने वाले जो अफराद हैं इस वक्त ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं, क्योंकि माजी में बाज़ लोगों ने एजेंट्स के ज़रिए गलत या नामुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाए थे। अब पुराने रिकॉर्ड भी दोबारा खोले जा रहे हैं और मामूली गलती को भी बहुत सीरियसली देखा जा रहा है। अब जो आपकी रेजिडेंस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी रहायशी शराइत के मुताबिक एप्लीकेंट को 10 साल के दौरान इमिग्रेशन लॉज की मुकम्मल पाबंदी करना होगी। इलीगल आपका जो स्टे है, वीज़ा या खिलाफ वर्जी या इजाज़त से ज़्यादा यानी ओवर स्टे के एप्लीकेशन पर मनफी असरात डाल सकता है। मज़ीद सख्ती ये की गई है कि अब बैरून मुल्क गुजारे गए जो आपके दिन हैं उनका भी मुकम्मल हिसाब रखा जा रहा है। अगर किसी शख्स ने 10 साल में 450 से ज़्यादा अरसा दिन जो हैं बरतानिया से बाहर गुजारे हों तो उसकी एप्लीकेशन भी मुतासिर हो सकती है। इसी तरह आखिरी 12 माह में 90 डेज़ से ज़्यादा बैरून मुल्क रहाइश भी उस शख्स के लिए मसला बन सकती है। हर ट्रैवलिंग की मुकम्मल डिटेल आपको देना लाजमी होगा। यूके गवर्नमेंट सिर्फ पासपोर्ट स्टैम्प्स पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि अब एयरलाइन रिकॉर्ड और बॉर्डर डेटा शेयरिंग भी चेक की जाएगी। गलत मालूमात देना किसी न किसी फ्रॉड के ज़मरे में आ सकता है। एक और अहम पॉइंट भी आपको बताता चलूँ कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो परमिशन है वो हासिल करने के बाद भी तवील अरसे तक बरतानिया से बाहर रहने पर
इस हैसियत के ख़त्म होने का ख़तरा मौजूद रहता है, तो इससे ज़रूर इज्तनाब करें। एप्लीकेशन जमा करवाने का वक्त, तारीख़ का दुरुस्त इंतखाब भी इंतहाई अहम है। अगर मतलूबा डेट्स पर आप यूके में मौजूद नहीं थे तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं, चाहे आप बाकी तमाम शराइत पूरे करते हों। अब जहाँ तक यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का ताल्लुक है, तो कानून के मुताबिक ली गई जो भी बेनिफिट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, फ्रीबीज़ हैं, वो मसला नहीं बनेंगी। असल मसला तब पैदा होगा जब आपने कोई ना कोई मालूमात गलत दी हों, छुपाई हों, या आपने अपनी इनकम्स जो है छुपाई हो। नेशनलिटी की जो मजमूई फ़ीस है वो भी अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और तमाम एक्सपेंसेस मिलाकर तकरीबन 1800 पाउंड तक पहुंच चुकी है। इसमें आपकी एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक डाटा और आपकी जो एक तकरीब होती है नेशनलिटी ओवर हेल्ड की, वो शामिल हैं। फैमिली एप्लीकेशंस मज़ीद बढ़ जाएंगी। यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि नेशनलिटी सिर्फ उन्हीं अफराद को मिलनी चाहिए जो लीगली मुकम्मल पाबंदी करें और माशरे में, यूके के माशरे में मस्बत किरदार अदा करें। तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लॉज़ इतने पेचीदा हो गए हैं कि अब आम तारकीन वतन के लिए नेशनलिटी हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स ख़बरदार कर रहे हैं कि अब हर एप्लीकेंट को अपनी फ़ाइल मुकम्मल और दुरुस्त रखने के लिए पेशगी कानूनी रहनुमाई लेनी चाहिए। लॉयर से, सॉलिसिटर से ज़रूर मिलें, वरना मामूली गलती भी बरसों की मेहनत और हज़ारों पाउंड्स आपके ज़ाया कर सकती है। अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूरी है कि अभी से अपने तमाम रिकॉर्ड जो हैं उनको दुरुस्त करना शुरू करें। अपना टैक्सेशन, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी इनकम और यूके गवर्नमेंट की जितने भी बेनिफिट्स हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात को एक जगह पर कंपाइल करें, क्योंकि अब निज़ाम पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और डेटा बेस्ड हो चुका है। तो कोशिश करें कि आप ने जब अगर नेशनलिटी अप्लाई की है तो नेशनलिटी अप्लाई करने से जो है उसके बाद जो है आपने 90 डेज़ तक, यानी लंबा ना जाएं आप। 90 डेज़ की शर्त है। 90 दिन अगर से ज़्यादा हो गए आपको बैरून मुल्क गए हुए, बॉर्डर क्रॉस किए हुए यूके के, तो आपकी नेशनलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा बेनिफिट से रिलेटेड हो, आपने कोई भी किसी भी किस्म की लॉ की वायलेशन की है, जस्ट लाइक कोई भी ट्रैफिक वायलेशन हो, उसका फ़ी चालान नहीं भरा आपने, उसका जो फ़ाइन है वो नहीं ओवर पे किया, तो आपको तब भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें। अगर आपने कोई मालूमात छुपाई हैं, आपको ILR मिला हुआ है या अभी नहीं मिला, तो DWP, डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन, अगर आप बेनिफिट रिसीव करें तो उनको बज़ाहिर अपडेट करें। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने गुज़िश्ता अपने वीलॉग में ये भी बताया था कि डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन ने जो हालिया बेनिफिट फ्रॉड से रिलेटेड कवानीन हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अपने रूल जो हैं टाइटन कर दिए हैं। लिहाजा कोशिश ये करें कि अपनी जितनी भी दुरुस्त मालूमात है उसको छुपाएँ। 10 साल के अंदर 450 दिन उससे ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रहें, यानी मुसलसल 6 महीने अगर आप बाहर रहे या इसको बढ़ाकर आप 1 साल तक ले गए तो समझें आपका जो ILR है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। कोशिश करें, अपने आप को मुनज़्ज़म करें। आपको ये थोड़ा सा टफ़ टाइम है, ये आपने गुजारना है, उसके बाद आपके लिए राहत ही राहत है यूके में। तो कोशिश करें। ये मेरा वीलॉग बनाने का मकसद भी ये था कि जो यूके में नेशनलिटी लेना चाहते हैं, मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं, वो इस हवाले से अपने आप को ज़रूर अपडेट करें। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड इस जो लिंक है मैंने अपने बायो में पिन किया है, ज़रूर देखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।